मोदी ने बार बार 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। हर बात में वो बोलते हैं। उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी पूरे देश को लेकर के वो कोई भी प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात अब ये है कि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी मोदी ने गठबंधन की राजनीति को समाप्त नहीं किया। जो दल उनके साथ थे इलेक्शन से पहले, उनको साथ लेके चले और उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को लगातार मजबूत किया। देवियों, सज्जनों, युवक एंड युवतियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर टीसी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आज हम उस हस्ती के बारे में बात करें। बहुत कुछ लिख चुका हूं मैं, बहुत कुछ वीडियोस बना चुका हूं उनके ऊपर और बहुत रिसर्च कर चुका हूं, लेकिन मन नहीं मानता। देखो, जितना लिख सकूं मैं उन पर लिखूं, मैं लिखता रहता हूं। दोस्तों, मोदी की समावेशी राजनीति, क्या यही सबसे बड़ी उनकी ताकत? आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों, राजनीति में सत्ता चुनाव जिताती है, लेकिन इतिहास केवल वही नेता लिखते हैं जो समाज और दुनिया दोनों का विश्वास जीत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या वजह है कि एक ऐसा नेता जिस पर कभी देश विदेश में सवाल उठाए जाते थे, आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है उनको? क्या केवल चुनावी जीत इसकी वजह है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस राजनीति की जिसे कई राजनीतिक विश्लेषण समावेशी राजनीति का नाम देते हैं, और जानेंगे कि आखिर कैसे इस रणनीति में भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। दोस्तों, 26 मई 2014 का दिन मेरे ख्याल से सभी देशवासियों को याद है, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक विकास की गति धीमी थी। विकास हो रहा था, मैं ये नहीं कह रहा ये किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगातार बहस होती थी उस टाइम पे, और शासन व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ रहे थे। इसके साथ ही मोदी स्वयं भी आसान परिस्थितियों में नहीं थे। 2002 गुजरात राइट्स की पृष्ठभूमि को लेकर उनकी छवि पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रही, लेकिन अगले वर्षों में उन्होंने अपनी कार्यशैली, लगातार सक्रियता और जनसंपर्क के माध्यम से स्वयं को एक अलग प्रकार के नेता के रूप में भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि समावेशी राजनीति रही है। दोस्तों, मैंने भी रिसर्च करके एक बुक लिखी है, शिखर की ओर भाजपा। क्या यह यात्रा मोदी के बिना संभव थी? वॉज इट पॉसिबल विदाउट मोदी? द वे बीजेपी हैज गॉन इन लास्ट 12 ईयर्स। इस पे बहुत कुछ दिया है मैंने, मेरिट्स भी दिए, डिमेरिट्स भी दिए, मोदी जी के क्वालिटीज भी दी हैं। जहाँ गलतियां हुई है सरकार से, मैंने वो भी इसमें उजागर किया है। दोस्तों, यह रणनीति 3 स्तरों पर दिखाई देती है हमें। पहला स्तर, जनता। मोदी ने बार बार 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। हर बात में वो बोलते हैं। उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी पूरे देश को लेकर के वो कोई भी प्लानिंग करते हैं। अपनी सरकार का प्रमुख मंत्र बताया है उन्होंने। दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से उन्होंने नियमित रूप से जनता से संवाद स्थापित किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि इसी कारण उनकी राजनीति केवल जातीय समीकरणों तक सीमित न रहकर महिला, किसान, युवा, गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करती दिखाई दी है। दोस्तों, इस पे मैंने मन की बात प्रोग्राम के ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है। मैंने लगभग 114 एपिसोड को उसमें सम्मिलित किया है। कुछ समय पहले मैंने पूरी कर दी थी। दोस्तों, दिलचस्प बात अब यह है कि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी मोदी ने गठबंधन की राजनीति को समाप्त नहीं किया। जो दल उनके साथ थे इलेक्शन से पहले, उनको साथ लेके चले और उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को लगातार मजबूत किया। आज इस गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, जनसेना पार्टी और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। हाल ही में तो और भी कई दलों के इसमें भाजपा के अंदर आए हैं, जैसे मैं कहूँगा शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी। इनके भी सांसद ने विश्वास जताया मोदी जी के कार्य में। दोस्तों, इससे भाजपा का सामाजिक और राजनीतिक आधार पहले की तुलना में काफ़ी व्यापक हुआ है इन सब
जो घटनाएं घटी है उसके में। मोदी की राजनीति का तीसरा आयाम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। वो है 2023 में G20 न्यू दिल्ली समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाने की पहल हो या वसुधैव कुटुंबकम को सम्मेलन की थीम बनाना। भारत ने समय को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो वैश्विक सहयोग पर बल देता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जगह जगह आपको देखने को मिला होगा होर्डिंग्स के ऊपर, जहाँ नेताओं का, बाहर के नेताओं का स्वागत करने के जो यहाँ पे होर्डिंग्स लगी थी, सब में वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। इस पे भी मेरी पुस्तक है दोस्तों एक। आज भारत एक ऐसा देश माना जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग सहित विभिन्न वैश्विक नेताओं से संवाद बनाए रखता है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, सबके साथ में हमारे कॉर्डियल रिलेशंस है। साथ ही भारत ने रशिया और यूक्रेन तथा इजराइल और कई अरब देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है, किसी से बिगाड़ी नहीं है दोस्तों। समर्थकों के लिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाई है, राजनीतिक स्थिरता दी है और समावेशी राजनीति के माध्यम से व्यापक जन समर्थन हासिल किया है। वहीं आलोचक उनकी नीतियों और कार्यशैली पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, विचारों का खुला विमर्श और जनता का अंतिम निर्णय। समय के साथ इतिहास तय करेगा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दौर भारतीय लोकतंत्र में किस रूप में याद किया जाएगा। सच्चा नेता केवल दोस्तों चुनाव नहीं जीतता, बल्कि इस विश्वास अर्जित करता है, और विश्वास ही वह पूंजी है जो किसी भी रास्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दोस्तों अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही तथ्यपूर्ण और संतुलित राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।